ठीक है, अब लास्ट क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे, यहां पर समितियों का हमारा डिस्कशन चल रहा था और आज की जो हेडिंग है हमारी वो है संविधान सभा की कार्य व प्रक्रियाएं। ठीक है, समझिए, हेडिंग डाल लीजिए संविधान सभा की कार्य व प्रक्रियाएं। संविधान सभा के कार्य व प्रक्रियाएं, कार्य व प्रक्रियाएं। तो संविधान सभा के कार्य व प्रक्रियाएं, इनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, समझिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, संविधान सभा के कार्य व प्रक्रियाओं को हम क्या बोलेंगे, इंपोर्टेंट प्रोसेस एंड वर्किंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इंपोर्टेंट वर्किंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, चलिए। अब अगर मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वर्किंग की बात करूं तो देखो, जैसा आप सभी को पता है कि संविधान सभा का कार्य क्या था, तो वो समझें। संविधान सभा के कार्य क्या थे? संविधान सभा के कार्य बड़े स्पष्ट से थे। क्या स्पष्ट थे संविधान सभा के कार्य? इसके अंदर एक बात स्पष्ट तौर पर कह दी गई। ठीक है, चलिए ठीक है, कि यह संविधान का निर्माण करेगी, संविधान निर्माण करेगी, इट विल मेक कॉन्स्टिट्यूशन करेगी। ठीक है, यहां कहा गया कि यह संविधान का निर्माण करेगी, इट विल मेक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ओके, इट विल मेक कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई ये संविधान का निर्माण जो बड़े बेहतरीन लेवल पर करेगी। ठीक है, अच्छा, जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि संविधान सभा के कार्य व प्रक्रियाएं आपको इधर देखने को मिल रही हैं कि भाई संविधान सभा का कार्य है व प्रक्रियाएं हैं, ये यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो कैसे करेंगे काम? सबसे पहले इन्होंने क्या काम करा कि इन्होंने ग्रुप्स बांट दिए कि ये बात करेगी, ये बात करेगी। ठीक है, चलो, तो बात है जैसे क्या करते हैं, जैसे आपके घर में कोई शादी है तो आप क्या करते हो, काम बांट लेते हो कि एक इधर बांट दिया, एक इधर बांट दिया, चारों अलग अलग लोग मिलकर सेपरेट डायरेक्शन में काम करते हैं और काम जल्दी हो जाता है ना, यही बात थी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब आप समझेंगे कि संविधान सभा के कार्य व प्रक्रियाएं कैसे काम करती हैं। तो इन्होंने क्या काम करा, संविधान सभाओं ने कुछ बैठक आयोजित करी। जो बैठक यहां पर आयोजित की गई थी उन सभी के बारे में हम बात कर देंगे। तो संविधान सभा ने बैठकों का आयोजन किया, क्या किया? वो बैठकों का आयोजन किया। ठीक है, चलिए, ठीक है। अब यानी दे ऑर्गेनाइज्ड मीटिंग्स या फिर ऑर्गेनाइज्ड मीटिंग्स। तो मीटिंग्स बाबू यहां पर ऑर्गेनाइज की गई। क्या मीटिंग्स यहां पर ऑर्गेनाइज की गई हैं जो यहां पर आपको समझने को मिलेंगी। यहां पे मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होंगी जो बातों को समझाएंगी। ठीक है सर जी। अब जो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज हुई हैं वो किस प्रकार से ऑर्गेनाइज हुई हैं वो समझिए। सबसे पहला पॉइंट, मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है सर, कुल 11 मीटिंगें हुई हैं, कुल 11 मीटिंग हुई। जो कुल 11 मीटिंग हुई हैं उनके लिए 165 दिन अधिवेशन चला है। उनके लिए कुल 165 दिन अधिवेशन चला, 65 डेज अधिवेशन चला, यानी सेशंस चले। सेशंस कितने चले? टोटल 165 डेज सेशंस ओवरऑल कितने चले हैं भाई? सेशंस ओवरऑल चले 165 दिन। ठीक है, चलिए। अब दूसरी बात यह है बाबू कि हमारे लिए जरूरी क्या है, शुरुआती 3 मीटिंग्स बहुत जरूरी हैं। शुरुआती 3 मीटिंग या 3 बैठकें या मीटिंग
बहुत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। शुरुआती 3 मीटिंग अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है, आवश्यक है। इनिशियल 3 मीटिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो शुरुआती 3 मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनिशियल 3 मीटिंग्स आर इंपॉर्टेंट, इनिशियल 3 मीटिंग्स आर इंपॉर्टेंट, आर इंपॉर्टेंट। इनिशियल 3 मीटिंग्स है बाबू, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम उनके बारे में बात करते हैं। शुरुआती 3 मीटिंग्स के बारे में बात करते हैं। बताइए सर, शुरुआती 3 मीटिंग्स के बारे में बताइए, समझिए शुरुआती 3 मीटिंग्स के बारे में। पहली मीटिंग जो स्टार्ट होती है वो होती है 9 दिसंबर 1946। आपने वो सुना है कि संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना? तो वो जो काउंट होता है ना, वो इसी महीने से होता है, ठीक है। चलिए ठीक है। विकास ओझा कह रहे हैं सर आप जो करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे स्टेट चैनल पे वो रेलवे ग्रुप डी के लिए काफी रहेगा। बेटा अब जब मैं करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा तो सही ढंग से पढ़ाऊंगा। सर क्या मतलब है इस बात का? बेटा इस बात का मतलब यह है कि अब जो करंट अफेयर्स आपको पढ़ाई जाएगी वो रेलवेज के लिए मैं अलग पढ़ाऊंगा, तो रेलवे वाले चैनल पे होगी। एसएससी के लिए अलग पढ़ाऊंगा एसएससी पर, और स्टेट एग्जाम्स के लिए जैसे यूपीएसआई, कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, उन सब के लिए स्टेट वाले चैनल पे, ठीक है। तो पूरा जो पैटर्न है वो आपके लिए अलग सिरे से किया जाएगा। जो आप पढ़ना चाहते हैं वो पढ़िए। अब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो दोनों पढ़ना चाहते हैं, तो दोनों में थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटीज होंगी, थोड़ी थोड़ी असमानताएं होंगी, तो दोनों पढ़ लेना। छोटे छोटे सेशन रखेंगे कॉम्पैक्ट, तो सीधे तौर पर आपके काम आए, ठीक है, याद रखना। तो इनिशियल जो मीटिंग्स थी वो इंपॉर्टेंट है, शुरुआती 3 मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कृपया करके इसको लिख लीजिए। कौन सी मीटिंग है? पहली मीटिंग स्टार्ट होती है 9 दिसंबर 1946, 9th ऑफ दिसंबर, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। तो भाई 9 दिसंबर 1946 की बात करते हैं। बताइए सर 9 दिसंबर 1946 में क्या हुआ? बाबू 9 दिसंबर 1946 के अंदर आप समझेंगे 9 दिसंबर 1946 के अंदर क्या हुआ है सर? पहली मीटिंग, संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक, ये पहली बैठक, फर्स्ट मीटिंग, ये पहली बैठक है, फर्स्ट मीटिंग है ये, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग तो कहां पर हुई है वो बहुत जरूरी है। कहां पर होती है सर? ये जो पुराना वाला संसद था वहां पर हुई है। पुराने वाले संसद में आपको ये देखने को मिलेगी, ठीक है। कहां? पुराने संसद में देखने को मिलेगी। कहां कहां देखने को मिलेगी? लोकेशन क्या है बाबू इसकी? लोकेशन जो हमारा पुराना संसद है, पुराना संसद जो है हमारा दिल्ली वाला, दिल्ली वाला, वहां आज की डेट में उसको क्या कहते हैं? वर्तमान में पुराने संसद को नाम दिया गया है संविधान सदन, उसको संविधान सदन कहते हैं। आज की डेट में क्या बोलते हैं उसको? संविधान सदन। दैट इज नोन एज संविधान सदन, ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट हाउस या कॉन्स्टिट्यूशन हाउस, कॉन्स्टिट्यूशन हाउस भी उसको बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन हाउस भी उसको बोला जाता है, ठीक है। चलो तो मैंने संविधान सभा की पहली बैठक की यहां पर बात की है, संविधान सभा की पहली बैठक की बेटा मैंने यहां पर बात की है, ठीक है सर, ठीक है। चलिए अब इंपॉर्टेंट बात है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है उसके बारे में हम बात करें। अब 9 दिसंबर 1946 के लिए अगर मैं बात करूंगा तो इसमें क्या कुछ हुआ है? पहली बात, इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं, इसमें चुने जाते हैं बाबू अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं, यानी टेम्परेरी हेड इसमें चुने जाते हैं। टेम्परेरी हेड कौन है भाई? टेम्परेरी हेड आपको कौन देखने को मिलेंगे? तो सर टेम्परेरी हेड के तौर पर अगर हम बात करें कि टेम्परेरी हेड कौन देखने को मिल सकते हैं, दैट वाज सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। आपने किताबों में यही लिखा देखा है कि सच्चिदानंद सिन्हा थे, बट क्यों थे ये तो आपको नहीं पता, किताब में भी नहीं लिख रहा, लेकिन मैं इसके पीछे का लॉजिक क्लियर करता हूं। आखिरकार इन्हीं को क्यों चुना गया? चुना जाना था राजेंद्र प्रसाद को, यह बात डिसाइड हो गई थी काफी दिन पहले कब? सितंबर में डिसाइड हो गया था कि राजेंद्र प्रसाद हेड बनेंगे। राजेंद्र भाई आ नहीं पाए, अब क्या करें?
तो जो सबसे अधिक एज के थे, और वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये एल्डर मोस्ट थे, जिसकी वजह से इनको चुना गया। ठीक है, एल्डर मोस्ट थे। अब इसमें एक डाउट आता है जिसके रिगार्डिंग एक बच्चे ने, तो पता है मतलब आ गया कि मतलब यहीं पे करविल में ही हमारे हेल्पलाइन को मेरी क्लास का स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया कि सर इसमें 211 मेंबर्स हैं और जीत सर गलत बता रहे हैं। जी सर 207 बता रहे हैं, जी सर गलती कर रहे हैं यहाँ पर, और सर जीत सर से हम कुछ कहते हैं तो पता नहीं क्या क्या ही कर रहे थे। अच्छा, तो मैं इसमें वो बात भी थोड़ी क्लियर कर दूं, ये सीरियस बात है। यहां से किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट लिया, मैं क्या अच्छा ठीक है ठीक है, पहले तो ये सच्चिदानंद सिन्हा लिख लो, ठीक है, कि क्यों एल्डर मोस्ट थे ये। एल्डर मोस्ट यानी सर्वाधिक उम्र के थे, एल्डर मोस्ट। अब बात करते हैं इसमें सदस्य कितने थे। इसको बोलते हैं वरिष्ठतम, हिंदी में वरिष्ठतम बोलते हैं। अब भाई अब मैं बताता हूं इसके अंदर सदस्य कितने थे ठीक है, सदस्यों की बात करते हैं। सदस्य बाबू इसके अंदर सदस्य थे 207, 207। तो बच्चा कह रहा है, कुछ बच्चों का क्लेम है कि सर इसमें 207 नहीं थे, 211 थे। आप 211 क्यों बताते हो? क्योंकि आपको किसी ने बताया। आपको किसी ने क्यों बताया 211? कुछ और भी बता सकता था, क्यों नहीं बताया? दरअसल ये जो किताब है ना, एक सबसे फेमस जो पॉलिटी की किताब है, ठीक है, जिनको आप जानते हैं, कांत साहब की जो किताब है, लक्ष्मीकांत साहब की जो किताब है, उसमें 211 मेंबर्स लिखा हुआ है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं लिखा नहीं हुआ। तो वो पॉलिटी की सबसे फेमस किताब है, और सब जो सिविल सर्विसेज के लिए भी पढ़ते हैं तो वो उसको रेफरेंस के तौर पर मानते हैं। ठीक है, इसमें 211 मेंबर्स हैं। लेकिन जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है constitutionofindia.net, तो ऑफिशियल वेबसाइट के तौर पर मेरे बच्चे यहां 207 ही सही माना गया है। ठीक है, चलिए आपकी ही पार्किंग लगा दी, तुम्हें लगता है मेरी पार्किंग को लगा पाएगा ठीक है, चलो फिर मैंने उस बच्चे को फोन करके ये बात बताई कि बच्चे आप ना थोड़ा समझिए पहले जरूरत क्या है। ठीक है, हाँ, तो ये किताब में लिखा हुआ है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है। अब सर हम क्यों माने किताब ऑफिशियल वेबसाइट का? वेबसाइट पर गलती भी तो हो सकती है यार, बात तो सही है। किताब तो सर हर साल पब्लिश होती है, इसमें तो गलती नहीं होगी। देखो बात को समझो, ये क्वेश्चन आ भी चुका है उत्तर प्रदेश के एग्जाम में, एक यूपी के अंदर एक एग्जाम हुआ था, बात है 2021 की, पेपर हुआ, पेपर में 207 को सही माना गया। लेकिन बड़ी बात क्या थी कि 211 ऑप्शन में नहीं था, हो सकता है इसलिए 207 को सही मान लिया गया हो। तो ये थोड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है, इसके भी सोर्सेज अवेलेबल हैं, इसके भी सोर्सेज अवेलेबल हैं। कुछ बुक्स में इसके बारे में लिखा है, कुछ वेबसाइट इसके बारे में कहती है, तो दोनों के अंतर्गत जो बातें हैं वो ऐसे ऐसे रह सकती हैं। ठीक है, बस ये बेटा ऐसे है। पेपर में, यूपी के पेपर में एक बार ये आ चुका है, तो बाकी 211 किसी पेपर में आया नहीं था, इसलिए मैंने इस पर टिक नहीं किया, बात ये थी। लेकिन जिसमें जितने भी सदस्य शामिल हुए हैं, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया, लीग ने इसका बहिष्कार किया, इसका बहिष्कार किया, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड दिस, मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड दिस। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की डिमांड कर रही थी और ये संविधान सभा पाकिस्तान को क्रेडिट नहीं दे रही थी, तो इसको मुस्लिम लीग ने क्या किया? बॉयकॉट किया, बॉयकॉटेड, बॉयकॉटेड दिस। मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड मतलब बहिष्कार करना, क्योंकि मुस्लिम लीग वॉज डिमांडिंग फॉर पाकिस्तान, मुस्लिम लीग वॉज डिमांडिंग फॉर पाकिस्तान। ठीक है, चलिए अगर सर दोनों आए, बेटा मेरे ख्याल से 207 ज्यादा उचित लगना चाहिए, 207 ज्यादा उचित होना चाहिए। तो ये वही इस तरीके से काम करता है, पहली मीटिंग है ये। अब हम अगली मीटिंग की बात करते हैं हाँ, यूपीएसआई के लिए काम करेगा ये, क्यों नहीं करेगा? अरे मिश्रा जी मैं बिल्कुल ठीक हूं, अवंतिका मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब बताइए। हाँ भाई यादव जी, दिशु यादव, बिल्कुल आपका आभार। हाँ, संविधान सभा में गांधी जी शामिल नहीं हुए थे। बताओ जी, आगे बढ़े, नोट कर लिया हो तो अब हेडिंग डालेंगे दूसरी मीटिंग जो 11 तारीख को हुई थी। अनदर मीटिंग दैट वाज ऑन 11th ऑफ डेट, 11 तारीख को मीटिंग हुई थी।
बताइए। अरे भावना, बहुत लंबी कहानी है उसकी। ठीक है, नोट हो गया। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। अब हेडिंग डालिए आगे, और अब हम देखते हैं अगला सेशन जो हुआ है। अगली मीटिंग 11 तारीख को होती है, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, चलो। दूसरी मीटिंग 11 तारीख को हुई है। दूसरी मीटिंग 11 तारीख को हुई है, 11 दिसंबर को 1946 में। 11 दिसंबर 1946 में होती है अगली मीटिंग। तो भाई 11 दिसंबर के अंदर जब अगली मीटिंग हुई तो इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट काम किए गए। सबसे पहला काम इसमें स्थायी अध्यक्ष को चुना गया। अच्छा, मुस्लिम लीग अब शामिल नहीं हो रही है, मुस्लिम लीग ने मना कर दिया कि अब हम शामिल ही नहीं होंगे। तो भाई ये भी कहां पर हुई थी, लोकेशन इसकी भी वहीं पर है। कहां पर हुई थी, कहां, दिल्ली के वहीं हुई थी, दिल्ली ओल्ड पार्लियामेंट में। दिल्ली ओल्ड पार्लियामेंट में ही हुई थी, दिल्ली ओल्ड पार्लियामेंट, ओल्ड पार्लियामेंट में। पुराने वाले संसद में ये शामिल हुई थी, पुराने वाले संसद में, पुराने संसद में शामिल हुई, पुराने संसद में, जो ओल्ड पार्लियामेंट है वहां पर ये हुई थी। ठीक है, चलिए। ठीक है, अब बात होती है कि सर इस वाली मीटिंग के अंदर इंपॉर्टेंट काम क्या हुए। स्थायी अध्यक्ष चुने गए, स्थायी अध्यक्ष चुने गए, अध्यक्ष चुने गए। स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया, दैट वाज राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद जी को, राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। ठीक है, जी हाँ, राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया, राजेंद्र प्रसाद, प्रसाद जी को चुना गया। इसको राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। ठीक, ओके। अब राजेंद्र प्रसाद जी जो है ये बिहार के पूर्व गवर्नर भी रह चुके थे, बिहार के पूर्व गवर्नर रह चुके थे, पूर्व गवर्नर रह चुके थे, फॉर्मर गवर्नर ऑफ बिहार रह चुके हैं। सिर्फ ऐसे हिंट के लिए बता दिया, राजेंद्र बाबू। इनकी कई सारी किताबें जैसे एट फीट ऑफ महात्मा गांधी, ये सब इनकी फेमस किताब है। ठीक है, चलो। सर पुराने वाला पार्लियामेंट किसने बनाया था, बेटा वो ह्यूबर्ट ब्रेकर और एडविन लुटियंस ने बनाया है। ठीक है, ह्यूबर्ट ब्रेकर, एडविन लुटियंस, 1920 और 1930 के बीच में उसका निर्माण हुआ। ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं, इसमें उपाध्यक्ष भी चुने गए, उपाध्यक्ष भी चुने गए, उपाध्यक्ष, वाइस चेयरमैन, वाइस चेयरमैन भी चुने गए। वाइस चेयरमैन चुने जाते हैं पहले एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी चुने जाते हैं। बट कुछ सोर्सेस कहते हैं कि सिर्फ एच.सी. मुखर्जी नहीं थे, वीटी कृष्णामाचारी भी थे। ठीक है, अ फ्यू सोर्सेस से दैट यहां पर वीटी कृष्णामाचारी भी थे, वीटी कृष्णामाचारी, कृष्णामाचारी भी देखने को मिलते थे। तो एच.सी. मुखर्जी, वीटी कृष्णामाचारी, ये आपको देखने को मिलते थे। ठीक है, क्लियर है, जी हाँ। ठीक है, आगे बढ़िए। तो ये इसमें होने वाले इंपॉर्टेंट काम है। अब ये लोग क्या है, यहां बैठ के क्या करते हैं, सर ये यहां चाय नाश्ता पी रहे हैं क्या, बेटा ये चाय नाश्ता नहीं कर रहे, ये डिसाइड कर रहे हैं कि भारत का संविधान बनेगा कैसे, भारत का संविधान बनेगा कैसे, ये चीज डिसाइड कर रहे हैं। ओ ओके सर, तो मतलब ये क्या करते हैं, वहां जाके बात करते हैं कि अच्छा ऐसे ऐसे संविधान को बना ले, कि हाँ जी, तो ये डिसाइड कर रहे हैं, मैं बिल्कुल डिसाइड कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, तीसरी मीटिंग स्टार्ट होती है 13 दिसंबर को, तीसरी मीटिंग स्टार्ट होती है 13 दिसंबर को 1946 में, 13 दिसंबर 1946 में तीसरी मीटिंग होती है स्टार्ट। अब इस मीटिंग का शुरुआती ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम क्या कर देंगे इस मीटिंग में। देखो इस मीटिंग का शुरुआती ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है, शुरुआती ऑब्जेक्टिव भी बहुत क्लियर है। इनका कहना क्या है, इनका कहना है कि सबसे पहले इसमें संवैधानिक सलाहकार को ज्वाइन किया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर यानी संवैधानिक सलाहकार को ऐड किया गया, संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार को इसमें ज्वाइन किया गया। तो संवैधानिक सलाहकार की भूमिका यहां अदा कौन कर रहे थे,
तो संवैधानिक सलाहकार की भूमिका, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, एडवाइजर की भूमिका कौन अदा कर रहे हैं? फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर की जो भूमिका यहां पर निभाई जा रही है, दैट वाज बाई बी एन राव। बी एन राव, बी एन राव के द्वारा निभाई जा रही है। किसके द्वारा? बी एन राव। वैनेगल नरसिंह राव, वैनेगल नरसिंह राव, बेटा ये भी वाइस चेयरमैन ही है, ठीक है। अ फ्यू सोर्स से कि वो भी हैं, कुछ सोर्स कहते हैं। वी एन राव, वैनेगल नरसिंह राव, वैनेगल नरसिंह राव, नरसिंह राव, याद रखना, वैनेगल नरसिंह राव यहां पर शामिल हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंटर, संवैधानिक सलाहकार के अलावा इस मीटिंग के अंदर जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताविका पारित की। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया बाबू? उद्देश्य प्रस्ताविका पारित की। क्या? उद्देश्य प्रस्ताविका पारित की, उद्देश्य प्रस्ताविका पारित की, उद्देश्य प्रस्ताविका पारित की, उद्देश्य प्रस्ताविका पारित की, यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पारित किया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पारित किया, और रेजोल्यूशन पारित किया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पारित किया। तो बच्चे ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था ये क्या था? दरअसल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था कि भारत के संविधान किस चीज पर विशेषतः आधारित होगा, भारत के संविधान का आधार क्या होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में था कि भारत के संविधान का आधार क्या होना चाहिए। तो बाबू ये था भारत के संविधान का आधार, भारत के संविधान का आधार, संविधान का आधार था ये, भारत के संविधान का आधार था यही, दैट वाज भारत के संविधान का आधार, भारत के संविधान का आधार, दैट वाज बेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेस ऑफ या बेसिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भाई यहां पर था, भाई क्या बेसिस रहने वाला है, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया? इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कहा गया कि भारत एक पूर्ण स्वतंत्र, भारत एक पूर्ण स्वतंत्र, पूर्ण स्वतंत्र, संप्रभुता संपन्न, संप्रभुता संपन्न, प्रभुता संपन्न गणराज्य है, गणराज्य है। क्या कहा जा रहा है कि जो इंडिया है वो एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट, इंडिया जो है वो एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट रिपब्लिक नेशन है। चलिए देखते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या था कि इंडिया इज ए कंप्लीट इंडिपेंडेंट सॉवरन रिपब्लिक, इंडिया इज ए कंप्लीट इंडिपेंडेंट, इंडिया क्या है? कंप्लीट इंडिपेंडेंट, कंप्लीट इंडिपेंडेंट हाँ भाई, तो इंडिया जो है, इंडिया को क्या बताया गया? इंडिया को बताया गया कंप्लीट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट रिपब्लिक, सॉवरन रिपब्लिक, कंप्लीट इंडिपेंडेंट सॉवरन रिपब्लिक। तो इंडिया को ये सारे नाम दिए गए कि इंडिया क्या है? एक इंडिपेंडेंट है, सॉवरन है और एक रिपब्लिक है। इसका मतलब क्या था? ठीक है, इसका मतलब क्या था
इसका मतलब बेटा ये था कि भारत रहेगा इंडिपेंडेंट, भारत के ऊपर किसी का राज नहीं रहेगा। कहा गया कि भाई संप्रभुत्व है, यानी अपने सारे डिसीजन खुद लेगा। तीसरा कहा गया कि रिपब्लिक होगा, यहां ऐसा नहीं है कि राजतंत्र चलेगा, ऐसा नहीं है कि जो राजा है वो राजा ही बना रहेगा, इसमें जनता राजा को चुनेगी। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। किसने पेश किया था? एक बच्चे को समझ में क्यों नहीं आ पा रहा है, मतलब मुकेश कुमार राय नाम का लड़का है। यहां जो लोग देख पा रहे हैं आराम से कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताविका को पेश किया, बहुत सीधे और साधारण शब्दों में यहां दिख रहा है। बट फिर भी अगर कोई बच्चा नहीं देख पा रहा तो बेटा क्या किया जा सकता है? मुकेश क्या करूं मैं, आपका बताओ बाबू। अच्छा ये समझ में आया, भारत एक पूर्ण स्वतंत्र ऐसा कहा गया, लेकिन क्या सारे लोग ऐसे मान लेते? अगर मैं आपसे अभी कहूं कि आप सबके सब ऑफिसर हो तो क्या मान लोगे आप? अरे सर हम तो तैयारी कर रहे हैं, ऑफिसर कैसे हुए? मगर मान लो तुम ऑफिसर हो। तो यही वाली बात थी यहां पर। जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि भारत को एक पूर्ण स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न गणराज्य मान लो। और बात भी कब की? 1946 की। इंडिया इंडिपेंडेंट ही नहीं था तब तो लोगों ने इस बात का विरोध किया। लोगों ने कहा कि नेहरू भाई थोड़ा दिमाग लगा ले, नेहरू है ये क्या मतलब हुआ? तो फिर बात तय होती है कि हाँ भाई नेहरू ने जो बात कही है उसको एकदम से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, तो इसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगा। तो जनवरी 22 में जाकर उद्देश्य प्रस्ताविका पारित हुई। उद्देश्य प्रस्ताविका पारित कब हुई? उद्देश्य प्रस्ताविका पारित कब हुई? तो उद्देश्य प्रस्ताविका पारित होती है 22 जनवरी में 1947 में। तो 22 जनवरी 1947 में उद्देश्य प्रस्ताविका पारित हुई। 1947 में उद्देश्य प्रस्ताविका पारित हुई। 22 जनवरी 1947 में उद्देश्य प्रस्ताविका होती है पारित, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पारित हुआ, पास हुआ। When it was passed in 22 जनवरी 1947। ठीक है, चलो याद रखना। अब बात होती है कि ये पारित हो गई, लेकिन याद रखना उद्देश्य प्रस्ताविका यही आगे चल के भारत की प्रस्तावना भी बनी। यही आगे चल के भारत की प्रस्तावना भी बनी। आगे चल के प्रस्तावना बनी है ये। आगे चलकर यह प्रस्तावना बनी। ये क्या बनी? प्रस्तावना बनी। ये क्या बनी? प्रस्तावना बनी। आगे चल के यह प्रस्तावना बनी। इट बिकेम प्रियम्बल आफ्टरवर्ड्स। इट बिकेम प्रियम्बल आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, इट बिकेम प्रियम्बल। ये क्या बनती है? प्रियम्बल बन जाती है। ठीक है, याद रखोगे? चलिए सर मुकेश अरा शुभम मांजा लाडिले इतके होता है शुभम हरो। अच्छा तुम्हारे यहाँ कहते हैं क्या ऐसे, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि शुभम हर? ठीक है, अब जैसे ईशा है ईशाहर, या सुमित है, जैसे सुमित नाम का छोरा है यो, तो क्या कह रहा है कि भाई सुमित हर के घर आता है, यो लिया हो या यो कर दो। ठीक है, तो हर लगाते हैं हम ऐसे। ठीक है, तो हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे मतलब मुझे कई बार, मैं जब ऑफलाइन की क्लास में मैंने कहा कि अरे तुम्हारे पड़ोस वड़ोस में होंगे ना कोई चिंकी मिंकी हर, तो वो बच्चे करेंगे हर मतलब, तो ऐसा आप तो नहीं है, हर तो आप समझते हो हैं। ठीक है चलो कहते हैं ना आप क्या। अच्छा ये 3 इंपोर्टेंट मीटिंग है। अब तीनों इंपोर्टेंट मीटिंग्स के अंदर डिसीजन निकाला जाता है, तब संविधान को तैयार किया जाता है, और तब संविधान तैयार होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। मारे भी नहीं कब हैं? अच्छा अर्थ कित के होता है हाँ बेटा परित्य काफी रहेगा इतना। अच्छा अच्छा, प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है? संविधान को समझने की कुंजी प्रस्तावना। अगला जो चैप्टर है वो प्रस्तावना है आपका अच्छा, हाँ बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़े। ओके ओके, चलो। जब ये मीटिंग चल रही है, अब इस आधार पर संविधान को रेडी किया जाता है। तो संविधान अब रेडी होकर तैयार है, अब समझिएगा। संविधान के पूर्ण होने के पश्चात, संविधान को पूर्ण होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। और संविधान के बारे में अब आप लिखेंगे संविधान की विशेषताएं। अब आप टॉपिक डालेंगे संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं।
विशेषताएं। विशेषताएं, व्हाट डज दैट मीन? विशेषताएं यानी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की विशेषताएं। ठीक है, चलो ठीक है, चलो। अरे उमेश बेटा यहां देखो, ठीक है। गुलशन बोलेंगे भाई, भोजपुरी में भी बोलेंगे। पहले फीचर्स समझिए कि भाई फीचर्स क्या है हमारे संविधान के। फीचर्स के अंदर पहली बात है, संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ये बात आपको पता है। संविधान बनने में, संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, 18 डेज का समय लगा। अब जो संविधान है इसकी मूल प्रतिलिपि की बात करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अब जो मूल प्रतिलिपि है, संविधान की मूल प्रतिलिपि, संविधान की मूल प्रतिलिपि किसने लिखी है वो समझिए। संविधान की मूल प्रतिलिपि, अब संविधान की मूल प्रतिलिपि की बात करते हैं, यानी जो मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, याद रखना। अब मैन्यूस्क्रिप्ट जो होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इसका मतलब है मूल प्रतिलिपि, संविधान की मूल प्रतिलिपि, यानी हाथ से लिखी हुई, हाथ से लिखी हुई, हाथ से लिखी हुई, इसका मतलब होता है, ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट, या इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज रिटन इन हैंड, हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा। तब टाइपिस्ट तो थे नहीं, ठीक है, तब ऐसा तो था नहीं कि भाई टाइपिस्ट वगैरह हो या कुछ हो, ऐसा तो नहीं था। ठीक है, चलिए, तो हाथ से लिखे हुए की बात इधर चल रही है, तो वो कैसे कैसे लिखा गया है उसकी हम फटाफट से कर देते हैं बात, कि क्या कुछ कैसे लिखा गया है। बताइए सर जी। देखो भाई, सबसे पहला ही पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर, और काफी इंपॉर्टेंट सा पॉइंट रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट सा पॉइंट रहेगा कि भाई संविधान की मूल प्रतिलिपि है। अब किसने लिखी है, तो हिंदी का अलग है, इंग्लिश का अलग है। इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में कौन है अपने, प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा, प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा, बिहारी नारायण। और इनको एक टाइटल मिला था, उपाधि थी इनके पास, रायज़दा की उपाधि, रायज़दा की उपाधि थी इनके पास, रायज़दा की उपाधि थी इनके पास। ठीक है, चलो हिंदी में किसने लिखा है, हिंदी में, हिंदी में जो लिखा गया वो लिखा गया कृष्णकांत वैद्य के द्वारा, कृष्णकांत वैद्य के द्वारा, कृष्णकांत वैद्य के द्वारा। ठीक है, लिख लीजिए कृष्णकांत वैद्य, वैद्य, कृष्णकांत वैद्य के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, कृष्णकांत वैद्य के द्वारा किया गया था। अब बात आती है जी कि प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा ने जो मैन्यूस्क्रिप्ट ली, उसके लिए इन्होंने कोई मेहनताना नहीं लिया। ठीक है, इन्होंने कोई सैलरी नहीं ली, ही डिडंट, ठीक है, ही डिडंट आस्क्ड मनी, आस्क्ड मनी, इन्होंने धन की मांग नहीं की। ठीक है, मेहनताना नहीं लिया, मेहनताना नहीं लिया, और मेहनताना नहीं लिया, बट इन्होंने क्या काम करा, मेहनताना नहीं लिया तो इन्होंने क्या करा, ठीक है, चलो इन्होंने क्या काम करा कि भाई मैं मेहनताना तो नहीं लूंगा, कि मैं मेहनताना तो नहीं लूंगा, बदले में एक जरूरी काम है मेरा कि मैं प्रत्येक पृष्ठ पर अपना नाम लिखूंगा, एक पृष्ठ पर अपना नाम, और अपना नाम, अपना नाम प्लस, ठीक है, आखिरी पर दादाजी का नाम, आखिरी पर दादाजी का नाम, का नाम लिखूंगा, तो बात है एग्री। ठीक है, तो गवर्नमेंट इस बात पर एग्री हो गई थी और उनको लिखने का मौका दिया गया। अब संविधान के अगर मैं चित्रकारी की बात करूं, संविधान में चित्रकारी, डेकोरेशन, संविधान में सजावट की अगर मैं बात करूं, सजावट यानी डेकोरेशन किसके द्वारा की गई है,
संविधान में डेकोरेशन, डेकोरेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये किसने किया? अ डेकोरेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये डेकोरेशन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसके द्वारा की गई है वो समझिए, बताइए। तो संविधान के अंदर जो डेकोरेशन की गई है, ठीक है, डेकोरेशन की गई है वो नंदलाल बोस ने की है, मेजरली नंदलाल बोस ने की है, नंदलाल बोस ने की है, मेजरली नंदलाल बोस ने की है। एंड अपार्ट ऑफ दिस, इसके अलावा नंदलाल बोस के अलावा जो दूसरी बात इंपॉर्टेंट सी है वो क्या है जी, कि भाई इसके जो प्रस्तावना है उसको राम मनोहर जी ने जो है सजाया है, ठीक है। और भी मेंबर थे, प्रस्तावना राम मनोहर जी है। प्रस्तावना को किसने डेकोरेट किया, प्रियम्बल को किसने डेकोरेट किया है, दैट इज राम मनोहर जी। राम मनोहर भाई, राम मनोहर जी यहां पर है, राम मनोहर जी हैं, ठीक है। तो इनको भी इंपोर्टेंटली आप याद रखना, ठीक है। चलो याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। अब हमारे संविधान की जो प्रवृत्ति है वो दो तरीके से आप समझ सकते हो। हमारे संविधान की प्रवृत्ति कैसी है, नोट करो। प्रवृत्ति की बात करते हैं नेक्स्ट पेज पर, फटाफट नोट करो। क्लियर? सर मेरे से नोट बने हुए हैं, क्या मैं बनाऊं? अगर तुम्हारे पहले से बने हुए हैं तो दोबारा जरूरत नहीं है, ठीक है। सर सभी टीचर यहां से स्टार्ट करते हैं, तो बेटा मैं सभी में नहीं आता ना, है? सभी टीचर मुझे पता है यहां से स्टार्ट करते हैं, शुरुआती तौर पर नहीं बताता कोई, वो मुश्किल होता है, वो मुश्किल होता है। रीजन क्या होता है कि मैं मुश्किल चीजें, अगर मैं भी मुश्किल चीजें छुड़वा दूंगा तो क्या फर्क रह जाएगा, है? फिर मैं कैसे देश के युवा को तैयार कर पाऊंगा आने वाली जनरेशन के लिए, हाँ? याद रखिएगा। मैंने पहले भी कहा था कि मैं ये समझता हूं कि आप मेरे हिसाब से अधिक जानकारी का अर्जन कर पाए, जितना अधिकतम आपके लिए आवश्यक है उससे भी कहीं अधिक आप अर्जन कर पाए। संविधान का प्रवृत्ति लिखिए, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रवृत्ति, संविधान की प्रवृत्ति समझिए, नेचर, नेचर, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान की जो नेचर है बाबू वो दो लेवल पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए दो लेवल पर हम देख सकते हैं। एक जो नेचर है वो हम देख सकते हैं, संविधान की प्रवृत्ति एक हम देख सकते हैं संशोधन के आधार पर, संशोधन के आधार पर, क्या, और दूसरी प्रवृत्ति हम देख सकते हैं संविधान की, किसके आधार पर देख सकते हैं? तो दूसरी प्रवृत्ति संविधान की एक और परिस्थिति में देखी जा सकती है, ठीक है। चलिए ठीक है, दूसरी जो परिस्थिति वो देखी जा सकती है संविधान के अंदर, किस आधार पर बेटा? प्रशासन के आधार पर,
प्रशासन आधार पर। ठीक है, तो एक तो देखी जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ अमेंडमेंट, तो अमेंडमेंट बेसिस पर, एक देखी जा सकती है बच्चे एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर, तो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर है हमारा संविधान अर्धसंघीय। अर्धसंघीय का मतलब क्या होता है? क्वासी फेडरल, दैट इज क्वासी फेडरल। अमेंडमेंट बेसिस पर कैसे देखी जा सकती है? अमेंडमेंट बेसिस पर संशोधनात्मक आधार पर देख सकते हैं हम। इसको बोल सकते हैं अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, अंशतः कठोर और तथा अंशतः लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, ठीक है। चलिए सर, रायज़दा क्या कैलीग्राफर थे? हाँ बेटा, रायज़दा का मतलब ही कैलीग्राफर होता है। रायज़दा मैंने बोला ना उपाधि थी, ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलो अब कैसे अर्धसंघीय का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है भारत में एकात्मक प्लस संघात्मक दोनों विशेषता हैं। तो इंडिया के अंदर जो फीचर्स हैं मेरे बच्चे, वो यूनिटरी भी हैं और इंडिया के अंदर फेडरल भी हैं। यूनिटरी और फेडरल दोनों प्रकार से हैं, दोनों में फर्क समझिए। जो यूनिटरी तरीका इसका मतलब है देश में केवल केंद्र ही कानून बना सकता है, तो उसका मतलब यूनिटरी हुआ। ठीक है, चलिए अब जो यूनिटरी होता है इसका मतलब देश में केवल केंद्र कानून बना सकता है, 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 बना सकता है। ठीक है, ओनली सेंटर कैन मेक लॉ इन कंट्री, ओनली सेंटर कैन मेक लॉ, ओनली सेंटर कैन मेक लॉ इन कंट्री। ठीक है, अब फेडरल में क्या होता है? ओनली स्टेट कैन मेक लॉ इन कंट्री, देश में केवल राज्य कानून बना सकते हैं, देश में केवल राज्य कानून बना सकते हैं, राज्य कानून बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं, बनाएंगे। तो लॉ मेकिंग कौन कर सकता है? लॉ मेकिंग ओनली बाय स्टेट, लॉ मेकिंग ओनली बाय स्टेट, ओनली बाय स्टेट, लॉ मेकिंग ओनली बाय स्टेट। तो इन दोनों ही चीजों को अगर हम देखें तो भारत के अंदर क्या है भाई? भारत के अंदर ये दोनों ही फीचर्स हैं। भारत में केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकते हैं, भारत में दोनों बना सकते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इंडिया क्या है? इंडिया एक क्वासी फेडरल है। क्या आपको कॉन्सेप्ट ऑफ क्वासी फेडरल समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब अंशतः कठोर, पार्शियली रिजिड, पार्शियली फ्लेक्सिबल, ये कैसा है? ये पार्शियली रिजिड है और सेम एज पार्शियली फ्लेक्सिबल है, पार्शियली फ्लेक्सिबल है, पार्शियली रिजिड एंड पार्शियली फ्लेक्सिबल, ये दोनों ही लेवल्स पर कैसे देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, ठीक है भाई तनु। अब बात होती है अंशतः कठोर अंशतः लचीला होना क्या होता है? मतलब हमारे यहां संशोधन प्रक्रिया जटिल है, हमारे यहां अमेंडमेंट प्रोसीजर है, अमेंडमेंट प्रोसीजर तो है पर बहुत टिपिकल है, तो संशोधन प्रक्रिया जटिल है, संशोधन प्रक्रिया जटिल है, कॉम्प्लेक्सिव है, जटिल है, कॉम्प्लेक्सिव अमेंडमेंट प्रोसीजर, कॉम्प्लेक्सिव अमेंडमेंट प्रोसीजर, ये देखने को मिलता है। ठीक है,
इस वजह से इसको ऐसा कहते हैं। नोट हो जाए तुरंत बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट हो जाए तुरंत बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम संविधान के वाचन की बात करते हैं। संविधान के वाचन की। सर, केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति एकात्मक है। बिल्कुल एकात्मक है। क्यों है एकात्मक? इसके पीछे का कारण है कि अगर राज्यपाल को नियुक्त किया जा रहा है तो भाई सेंटर कर रहा है उसको। क्या हुआ? आते हैं भाई, आते हैं। चलो आगे बढ़े। नोट हो गया जी, आगे बढ़ो। मिश्रा जी बहुत बढ़िया किया, आपने नोट कर लिया है। अब आगे इसमें लिखेंगे आप, आगे इसमें लिखेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स होने का रीजन क्या है? क्योंकि भैया हमारे संविधान के अंदर अगर ये आसान होता तो संविधान के कोई महत्व भी नहीं रहता, कोई भी कानून बदल देता, इसलिए उसको कॉम्प्लेक्स रखा गया। अब संविधान के वाचन, संविधान के वाचन, संविधान बनने के बाद, बनने के बाद उस पर 114 दिन बहस हुई, बहस हुई। लगभग 2000 संशोधन हुए, लगभग 2000 संशोधन हुए। संशोधन लागू होने से पहले किए गए, लागू से पहले किए गए, पहले किए गए। लगभग 2000 संशोधन लागू से पहले किए गए। और ये पूरा प्रोसीजर होता है संविधान के वाचन के अनुसार। ये पूरा प्रोसीजर होता है संविधान के वाचन के अनुसार। संविधान के वाचन। तो संविधान के वाचन कितने हैं? इसको बोलते हैं रीडिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, रीडिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और रीडिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम संविधान की रीडिंग्स की बात करते हैं। ठीक है, चलिए। तो रीडिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो तीन हुई है, तीन वाचन हुए हैं। वाचन कितने? तीन हुए हैं। पहला वाचन कब होता है? कुल तीन है ये। पहला वाचन होता है 4 नवंबर से लेकर, ठीक है जी, 4 नवंबर से लेकर, 4 नवंबर से लेकर और ये 9 नवंबर तक। 4 नवंबर 1948 से लेकर, 48 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक, 1948 तक। ठीक है, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। ठीक है, चलिए। अब नेक्स्ट, ये है पहला वाचन। दूसरा वाचन ये होता है 15 नवंबर से 17 अक्टूबर, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। थोड़ा इसमें दिमाग लगाना बेटा कि ऐसा नहीं है, अगर आपको ये लग रहा हो ऐसा नहीं है कि भाई इसमें हर दिन सेशन नहीं चला। अभी टोटल 114 दिन होना है तो हर दिन सेशन कैसे चल जाएगा? बीच में जरूरी हुआ। इसमें हो क्या रहा था, संविधान को पढ़ रहे थे, कह रहे थे भाई जो भी जिसको चेंज लगे वो बता दो, तो वो कर रहे थे इसमें हम। समझ में आई बात? ठीक है। और लास्ट में चलता है भाई आपका 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक, नवंबर 1949 तक। और 26 नवंबर में संविधान बनकर तैयार हुआ, 26 नवंबर में संविधान कंप्लीट हुआ, संविधान कंप्लीट हुआ, संविधान पूर्ण हुआ। इसी वजह से 26 नवंबर को डिसाइड किया गया संविधान दिवस, संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है, चलिए। तो बेटा यहां तक रहने वाला है पूरा कॉन्सेप्ट। रीडिंग का मतलब यही होता है, रीडिंग का मतलब वाचन होता है कि भाई पढ़ के दिखा रहे हैं संविधान, है ना। तो बच्चे ये आपके संविधान के वाचन हुए। अब हम क्या करेंगे, अगली क्लास में संविधान को लागू करा देंगे और संविधान के विदेशी स्रोतों पर बात करेंगे। अब बताइए कैसा लग रहा है आपको? अब स्पीड आ जाएगी। अभी तक हम बहुत स्लो 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 चल रहे थे, अब देखिएगा, अब देखिएगा जो माहौल बनेगा। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। ठीक है, चलिए चलिए, मिलते हैं आपसे कल
और जो करंट अफेयर्स के लिए भाई आपका सेशन जो है वो करियरविल स्टेट एग्जाम पर 1 जनवरी से 15 जनवरी का जो होगा वो पूरे 15 दिनों को एक ही बार में कंप्लीट कर रहे होंगे और वो कंप्लीट करेंगे स्टेट एग्जाम पर। अगर आप स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं इसलिए तो आप वहां देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।